आज हम चर्चा करते हैं कहानी और नाटक की रचना प्रक्रिया पर। आप जानते हैं कि इस परीक्षा में जो द्वितीय सत्र की बोर्ड परीक्षा आपकी है उसमें 5 अंकों के लिए इस टॉपिक पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। तो इसमें 3 अंक के लिए एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा और 2 अंक के लिए एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे 5 अंकों के प्रश्न 2, इसमें आंतरिक विकल्प भी होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उस पर चर्चा हम करते हैं। देखो, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब कहानी का नाट्य रूपांतरण करना है तो नाट्य रूपांतरण करते हुए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे। देखिए, मैं आपको कोई डिस्क्रिप्टिव मतलब ऐसा नहीं कि पूरा बना बनाया आंसर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं उन बिंदुओं की चर्चा यहाँ पर करना चाहता हूँ जो उस प्रश्न के लिए आवश्यक रूप से होने चाहिए। समझ गए? और उन बिंदुओं को वाक्यों में ढालने का काम आप करेंगे। और सभी की वाक्य रचना प्रक्रिया अलग हो सकती है और उस तरह से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जिस तरह वाक्य बना रहा हूँ उसी तरह कोई और बनाए, कोई तीसरा बनाए, चौथा बनाए, बिल्कुल नहीं। मतलब क्या कि उस प्रश्न के अंतर्गत कौन से बिंदुओं का समावेश आपको करना चाहिए उत्तर में, इसकी चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ ताकि आप उत्तर लिखने में किसी प्रकार की आपकी कमी ना रहे। ये जो प्रश्न है ये एक तरह से 3 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा। तो 3 अंक के लिए प्रश्न है तो जो बिंदु यहाँ पर है उनको ध्यान में रखते हुए 80 से 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहली बात कि कहानी से नाटक बनाते हुए संवादों की ओर जो है महत्वपूर्ण ध्यान देना जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि कहानी के जो संवाद हैं, जरूरी नहीं कि कहानी में संवाद हो, तो उन प्रसंगों को संवादों में ढालना आवश्यक होता है, इस बात का ध्यान रखा जाए। दूसरा, मूल कथावस्तु को किसी भी प्रकार से जो है वो परिवर्तन उसमें ना हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है? यानी जिस तरह का जो समय है, जो स्थान है, उन सब का जैसे कहानी में है उसी प्रकार से इसमें भी उसको जोड़ना चाहिए। फिर उसकी भाषा शैली, मंच सज्जा, ध्वनि, प्रकाश, चरित्र चित्रण, पात्रों की भाव भंगिमा और दृश्य, इनका ध्यान रखना चाहिए। अब थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको समझा दूं कि संवादों के रूप में उस कहानी को ढालना पहला कार्य। दूसरा, जो कथावस्तु उसमें जो घटनाएं आई हैं, उसमें जो वर्णन आया है, जो स्थान है, जो समय है, उसका ध्यान रखते हुए उसी स्थान और समय में उन घटित घटनाओं का दृश्य निर्माण करना होगा। जैसे जो अलग अलग प्रसंग उस कहानी में है तो उसके अनुसार अलग अलग दृश्यों का निर्माण किया जाएगा। जैसे कभी किसी कहानी में, जैसे गलता लोहा कहानी है, गलता लोहा कहानी में उस मोहन का और उनका मिलना वो एक पहला प्रसंग है। फिर दूसरा एक प्रसंग उनके बचपन के जो दृश्य है, बचपन की जो यादें हैं उनसे जुड़ा हुआ वो दूसरा दृश्य हो सकता है। ठीक है? फिर तीसरे एक दृश्य में वो उनके पिताजी का और मोहन का वो संवाद, जहाँ पर वो कहते हैं कि बहुत बड़ा आदमी बनेगा वगैरह, इस तरह से। तो कहने का तात्पर्य, और अंत में जो उसके दुकान पर जो लोहे की छड़ को एक गोलाई प्रदान कर देता है, इस प्रकार से उसके दृश्य हो सकते हैं। ठीक है? दूसरी बात, एक दृश्य जो है दूसरे दृश्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर उन दृश्यों की पूर्ति करने के लिए वो संवाद ठीक से एक दृश्य के साथ दूसरे दृश्यों के साथ जुड़ने वाले होने चाहिए। साथ में चरित्र चित्रण पर ध्यान देना चाहिए। चरित्र चित्रण करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो चरित्र चित्रण कहानी में वर्णनात्मक होता है, मान लो किसी भी व्यक्ति का चरित्र चित्रण करते हुए उनका स्वभाव कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है,
एक वर्णनात्मक रूप में बताया जाता है, वही बात नाटक में संवादों के माध्यम से प्रकट हो जाती है। यानी उसके मुख से जो संवाद है, वो जो कुछ बोल रहा है, उसी से उसका व्यवहार और उसका आचरण जो है वो स्पष्ट हो सकता है। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए नाटक में। कहानियों में भले बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन नाटक में छोटे होने चाहिए। फिर कहानी के जो पात्र है, उन पात्रों का जो परिवेश है, उस परिवेश के अनुसार उनकी भाषा हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, देखो कि कहानी के तत्व कौन कौन से हैं। तो कहानी के तत्व 6 हैं। ये प्रश्न मैंने आपको इस परीक्षा में भी पूछा था। तो इसमें 6 तत्वों को आपको लिखना है, जैसे कथावस्तु अथवा कथानक उसको कहते हैं, फिर पात्र या दूसरे शब्दों में उसको कहा जाता है चरित्र चित्रण, फिर संवाद, चौथा है देश काल वातावरण। देश काल वातावरण यानी जिस समय में वो घटित होती है, स्थान जो जहाँ पर वो घटित होता है, उस परिवेश को वहाँ दिखना चाहिए। फिर पांचवा है भाषा शैली, और छठा है उद्देश्य। कहानी का कोई उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रश्न हो गया। फिर अब कहानी में क्लाइमैक्स क्या होता है, या कहानी में चरमोत्कर्ष क्या होता है। जैसे ईदगाह कहानी की बात करें तो ईदगाह कहानी के अंत में जो हमीद और अपनी दादी के जो संवाद है, और उससे जो एक उसका दादी के प्रति जो प्रेम उसके मन में है, और वो जो स्पष्ट होता है, वो उसका चरमोत्कर्ष है। गलता लोहा कहानी का चरमोत्कर्ष में कई बार उदाहरण देता हूँ आपको, कि अंतिम पैराग्राफ में जो एक ब्राह्मण जाति का लड़का हाथ में घन लेकर उस लोहे की छड़ को एक आकार दे देता है, और स्पष्ट रूप से जो है वो जातिगत बंधनों को तोड़ते हुए उस कार्य में लगा हुआ होता है। ये जो दृश्य है, ये दृश्य उस कहानी का क्लाइमैक्स है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब उत्तर क्या होना चाहिए कि अब क्लाइमैक्स मतलब क्या, कि ध्यान रखिए कि किसी भी साहित्यिक रचना का तत्व जो है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है चरमोत्कर्ष या क्लाइमैक्स। साहित्यिक रचना की बात हो रही, ध्यान रखना। और ज़्यादातर कहानियों में ये अंत में ही होता है, ज़्यादातर रचनाओं में अंत में हम ये देखते हैं। और ये जो क्लाइमैक्स होता है एक तरह से अंत में दिखने वाला, उसी तक पहुंचने के लिए मानो एक तरह से पाठक जो है उस कहानी से जुड़ा होता है, और पूरा पढ़ते चला जाता है कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। एक उत्सुकता तैयार होती है उसमें, और उसके कारण वो आगे बढ़ते चला जाता है, कहानी से जुड़ा रहता है। अनेक घटनाओं में द्वंद्व और मनस्थितियों में होते हुए कहानी जब अपने परिणाम पर पहुंचती है, एक सारा निचोड़ या कंक्लूजन या पूरी तरह से निष्कर्ष जो निकलता है, तब वो कहानी पूरी हो जाती है। और वो जो निष्कर्ष निकलता है वही क्लाइमैक्स होता है, ध्यान रखिए। फिर एक तत्व है कहानी में महत्वपूर्ण, एक आवश्यक तत्व के रूप में जिसको माना जाता है कि कहानी में द्वंद्व भी होना चाहिए। द्वंद्व से क्या होता है कि ये प्रश्न है, देखो कथानक में द्वंद्व क्यों आवश्यक है ना। द्वंद्व यानी क्या, टकराव, विचारों का टकराव होता है, ध्यान रखिए। तो ये विचारों का टकराव कैसे होता है कि नायक या नायिका ये जो है कई बार जो है विचारों के द्वंद्व में फंस जाते हैं। क्या करे क्या ना करे, और करे तो क्या करे, इस प्रकार के प्रश्न उनके मन में जब निर्माण होते हैं, वो द्वंद्व कहलाता है। तो ये द्वंद्व से फायदा क्यों है, और क्यों द्वंद्व कहानी में होना चाहिए, ये अगर प्रश्न आता है आपको, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए कि पहली बात तो ये कि इस द्वंद्व के कारण कहानी को गति मिलती है।
मान लीजिए दो लोग किसी भी बात पर अगर सहमत हो जाते हैं, उनके बीच में अगर असहमति नहीं है तो द्वंद्व नहीं है, तनाव नहीं है। और अगर तनाव नहीं है, द्वंद्व नहीं है, तो बातचीत आगे नहीं बढ़ती है। सहमति हो गई तो बात खत्म हो जाएगी। और इसलिए धीरे धीरे आराम से कहानी बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसे द्वंद्व जब होते हैं या एक तरह से नया मोड़ जो कहानी में आता है, उसी से तो लोग कहानी से जुड़े रहते हैं। अब आज एक उदाहरण की अगर बात करें, जैसे बहुत सारे आप डेली सोप देखते हो, धारावाहिक न्यूज़ इस चैनलों पर जो है, तो उन सीरियलों में जो है कई बार जो नए नए मोड़ आते हैं, अचानक अनपेक्षित रूप से, जिसकी कल्पना हम नहीं करते हैं। इस प्रकार का मोड़ आ जाता है और उस मोड़ के आते ही फिर हमारे मन में एक उत्सुकता, जिज्ञासा उसकी तैयार हो जाती है कि अरे अब कल क्या होगा। और कल क्या होगा इसकी भी झलक आपको एक दिखाई जाती है और उसको देखने के लिए आप तत्पर रहते हैं और इंतज़ार करते हैं आप कि कल का एपिसोड कब आए। तो ये जो पाठकों की, दर्शकों की उत्सुकता बनाए रखने के लिए द्वंद्व जो है वो बहुत आवश्यक होता है कहानी में। उस द्वंद्व का महत्व होता है। इस अंतर्द्वंद्व से फिर अब वो आगे क्या करेगा, इस प्रकार का प्रश्न दर्शकों के मन में भी निर्माण होता है, पाठकों के मन में निर्माण होता है, और फिर उसके माध्यम से हम कहानी से जुड़े रहते हैं। ठीक है। अगर यही उत्तर आपको दो दो अंकों के लिए पूछे जाएं तो बिल्कुल छोटे उत्तर आपको कर देने हैं। ठीक है। एक दो अंकों के लिए प्रश्न की अगर बात करें तो और एक प्रश्न बन सकता है, जैसे एक अच्छी कहानी में जो है कौन कौन से गुण होने चाहिए, अच्छी कहानी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए, पहली बात तो मनोरंजक होनी चाहिए। मनोरंजन जो है कहानी का सबसे पहला तत्व है, जो समाचारों का नहीं है, ध्यान रखना है ना। समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सूचना देना, लेकिन कहानी में सबसे पहला तत्व है मनोरंजन। फिर रोचक होनी चाहिए, शिक्षाप्रद होनी चाहिए, कहानी बहुत छोटी या बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए और कल्पनाशीलता होनी चाहिए। इन 4-5 बिंदुओं को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अब जब नाटक की बात करें तो नाटक की रचना प्रक्रिया पर बात करते हुए, जैसे कहानी है, कविता है, वैसे एक नाटक भी महत्वपूर्ण विधा साहित्य की है और साथ ही ये दृश्य विधा है। लोग इसको देख सकते हैं, इसलिए इसको दृश्य काव्य भी कहा जाता है। जहाँ कहानी, कविता आदि जो होते हैं वो लिखित रूप में चरमोत्कर्ष पर पहुँचते हैं, वहीं नाटक जो है एक एक कदम आगे बढ़ते हुए लोगों के सामने मंचित होता है और मंचन से ही वो सफल होता है। और वही नाटक सफल होता है जिसका मंचन सफल रूप से किया जा सके और आसानी से किया जा सके, क्योंकि नाटक लेखन अलग बात है और नाटक का मंचन अलग बात है। तो नाटक मंचन जिसका सफलतापूर्वक हो सकता है वही नाटक सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। चलिए प्रश्नों की चर्चा करते हैं नाटक के तत्वों को लेकर। तो सबसे पहला तत्व है, प्रश्न है कि नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, उसमें जब हम विचार करते हैं तो पहला है कथावस्तु, जो कहानी में भी है। देखिए, तो कथावस्तु अर्थात जो कहानी में कथानक है उसी तरह। फिर दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो ये भी तत्व कहानी में है ही, मतलब कहानी और नाटक के तत्वों की अगर बात करें तो बहुत अंतर नहीं है, लेकिन एक संवाद एक महत्वपूर्ण तत्व नाटक का बन जाता है जो कहानी में नहीं होता है। ठीक है।
कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये नाटक के तत्व हैं। दूसरा प्रश्न है, देखो, नाटक में समय का बंधन होता है, कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं? आवाज आ रही है ना बेटा ठीक से? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। नाटक मूल रूप से समय के बंधन में बंधा होता है। समय सीमा उसकी निर्धारित होती है और उस निश्चित समय में ही उस नाटक को पूरा करना होता है। नाटक चाहे भूतकाल से जुड़ा हो, भविष्यकाल से जुड़ा हो, चाहे कहानी भूतकाल की हो या भविष्यकाल की, लेकिन नाटक घटित होता है वर्तमान में। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो नाटक जो है वर्तमान काल में ही प्रस्तुत करना होता है। यही कारण है कि मंच के निर्देश वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। समय को लेकर एक और तत्व है कि अन्य विधाओं, जो कुछ कहानी है, उपन्यास है, कविता है, इसको हम कभी पढ़ सकते हैं, बीच में रुक सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन नाटक में ऐसा संभव नहीं है। नाटक में एक बार आपने मंचन शुरू किया, संवाद शुरू किए, तो आपको बढ़ते ही चले जाना है। आपको बीच में रुकने की अनुमति नहीं होती है। वो दृश्यों का चयन, मंचन का क्रम आदि रखते हुए उस निर्धारित समय में आपको नाटक पूरा करना होता है। ठीक है? अब जो पाठ में प्रश्न दिए हैं, देखो, उसके आधार पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। 2 अंकों के लिए इसकी चर्चा की जा सकती है। कब तक है बेटा ये पीरियड हमारा? हेलो, ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक किसे कहते हैं? एक संक्षेप में 2 अंकों के लिए प्रश्न हो सकता है, तो इसका उत्तर कि अभिनेताओं के द्वारा रंगमंच पर ऐसा अभिनय जिसमें दूसरे पात्रों का रूप धारण करके उनके आचरण, उनके विचार, उनका कार्य, उनके हाव भाव आदि का प्रदर्शन वो करते हैं, उसे नाटक कहते हैं। नाटक शब्द जो है नट धातु से बना है और नट धातु का अर्थ है भावों का प्रदर्शन। ठीक है, ये इसका उत्तर है। फिर नाटक के प्रमुख अंग, नाटक के प्रमुख अंग है समय है, शब्द है, संवाद है, चरित्र है। ठीक है, अब और एक महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं। रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। प्रतिरोध यानी क्या? विरोध करना, प्रतिकार करना, किसी भी बात के प्रति असंतोष प्रकट करना। तो रंगमंच के माध्यम से ऐसा प्रकट किया जाता है, जैसे जो नाटक है, जो रचनाकार है, वो आम आदमी की भावनाएं जो है सरकार तक पहुंचाने में या विरोध करने में रंगमंच के माध्यम से बहुत हद तक सफल हो जाता है। नाटक एक जीवंत माध्यम होता है। कोई 2 चरित्र आपस में मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, टकराहट होती है, और ये टकराहट और प्रतिरोध जो है नाटक का सशक्त बनाने के लिए आवश्यक हो। जैसे बकरी नाटक है इनका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। आम आदमी किस प्रकार से व्यथित है, उसको किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसको बड़े जीवंत रूप से इसको बताते हुए जो मौजूदा व्यवस्था है, उस मौजूदा व्यवस्था का प्रतिरोध करने का कार्य बकरी ये नाटक करती है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी ये एकांकी आपने पढ़ी है कक्षा 9वीं में। तो इसके माध्यम से स्त्री समाज पर जो बंधन लादे गए हैं या लड़की के रूप में जो बंधन उस पर लादे जाते हैं,
शादी ब्याह के अवसर पर उसके विचारों को किसी प्रकार से कोई अहमियत नहीं दी जाती है, इसका विरोध जताने वाला संवाद जो है या इस जीवंत एकांकी के माध्यम से उस लड़की होने के कारण जो कुछ बंधन उन पर लादे जाते हैं उसका विरोध करने का कार्य वो एकांकी करती है। तो हम कह सकते हैं कि रंगमंच जो है प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम होता है। अब इस प्रकार से कहानी और नाटक के ये कुछ विवरणात्मक प्रश्न बनते हैं जिस पर आज हमने चर्चा की। कल किसी और नए टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार के विवरणात्मक प्रश्नों की चर्चा हम अभी करते जाएं, आप लोग भी इसमें हिस्सा लें। कल हम बात करेंगे, मैं आज ही आपको बता देता हूं, कल आप इन बिंदुओं पर कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। समाचार लेखन, फीचर लेखन और आलेख लेखन, इसके लिए भी 5 अंक आपके निर्धारित हैं। तो उस पर, समाचार पर, फीचर पर, आलेख पर जो लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी अर्थात 3 अंक और 2 अंक के जो प्रश्न बनेंगे उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं।